बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तकसीम है उसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा जज आखिरकार किस ग्रुप में है और क्यों है। तो नाजरीन, ये जो तकसीम थी अदलिया में, तो ये एक पुरानी रविश है। ये वैसे इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1997 से, जब उस वक्त की जो हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह साहब को उन्होंने ओहदे से हटाना था। तो उन्होंने एक मुमकिन तौर पर उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की और उसमें जो बाकी जज साहबान हैं सजाद अली शाह साहब के अलावा, उनको मैनेज किया गया और सजाद अली शाह साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया और उनको हटा दिया गया। तो उस वक्त से अदलिया में एक तकसीम चली आ रही है और अदलिया जो है तकसीम का शिकार रहती है किसी न किसी अदवार में। तो उस वक्त सजाद अली शाह साहब थे, आज हमारे उमर अता बंदियाल साहब हैं, और उससे पहले अगर देखा जाए तो जस्टिस साकिब निसार के दौर में इतनी तकसीम नहीं थी। लेकिन जब से जो फायद ईसा साहब का जो रेफरेंस किया है उस वक्त तकसीम शुरू हुई है। उसमें जजेस जो है वो दो ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं और बाकायदा चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक मुहिम चल पड़ी है। और इसमें ये था कि जब 10 रुकनी बेंच बना था तो उसने 7-3 की अक्सरियत से फैसला दिया था। उसने जो हुकूमती जो रेफरेंस था उसको क्वैश कर दिया था और जो बाकी की कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ने चलानी थी FBR के जरिए। तो फिर उस पर फायद ईसा साहब जो थे वो उस पर भी मुतमईन नहीं हुए थे, उन्होंने दोबारा उस पर नजर सानी अपील दायर की थी और नजर सानी में जो फैसला आया था वो आया था 6-4 की अक्सरियत है। जो 6 जजेस थे वो फायद ईसा साहब के साथ मिल गए थे और इसके अलावा जो 4 जजेस थे वो अलहदा हो गए थे और उनमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जो दूसरे हैं हमारे जो अब रिटायर हो गए हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो अभी हैं, दूसरे जज हैं जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो जज साहबान थे। और इसके अलावा एक और जज साहब भी है, वो भी रिटायर हो गए हैं, और फैसल अरब साहब गालबन उनका नाम था। तो ये 4 जजेस जो थे ना, ये इसमें अलहदा जो इनका फैसला था कि ये फायद ईसा साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाकी 6 जज साहबान थे उन्होंने इस कार्रवाई को ही खुद क्वैश कर दिया था। तो यहाँ से तकसीम शुरू हुई थी और जो तकसीम शुरू हुई थी वो आज तक तकसीम जारी है। इसमें जो फायद ईसा साहब है उन्होंने अब हमारे अगला चीफ जस्टिस बनना है और उनके साथ मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है या समझा जा रहा है कि 7 जजेस हैं जो उनका साथ देते हैं, जिनमें अब नाम लेना मुनासिब नहीं है किस जज का। तो बाकी 7 जजेस जो हैं वो उस साइड पे खड़े हैं, जो 7 जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं। यानी जो अगर फुल कोर्ट बन भी जाए तो चीफ जस्टिस साहब जो है उमर अता बंदियाल साहब, उनका जो ग्रुप है वो अभी भी प्रीवेल करेगा। तो इसमें इस सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें जो बार बार जो मंसूर अली शाह साहब है वो अपने जजमेंट में 4-3 का जिक्र कर देते हैं, हालांकि जो बेंच था उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये बेंच 7 रुकनी था। बेंच 9 रुकनी बेंच बना था। 9 रुकनी बेंच में जो PDM ने जो तूफानी बदतमीजी की थी उसमें जस्टिस इजाजुल हसन और मुजाहिर नकवी साहब अलहदा हो गए थे और बाकी जो 7 रुकनी बेंच बना था उस जो बाकी 2 जज साहबान थे, जस्टिस याहिया अफरीदी और अतर मिनल्ला, तो वो भी उसमें अलहदा हो गए थे। जो याहिया अफरीदी थे उन्होंने कहा कि मेरी जो फ्यूचर की जो बेंच में शमूलियत है उसका फैसला चीफ जस्टिस साहब करे, यानी उन्होंने अपना इख्तियार चीफ जस्टिस साहब को दे दिया था। और जो अतर मिनल्ला साहब है वो एक उन्होंने कहा कि जो असम्बली हुई है वो सही तहलील हुई है या नहीं हुई है, फैसला क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया ऑर्डर में, तो वो उस सूरत हाल में वो बेंच से रद्द हो गए थे। तो याहिया अफरीदी साहब ने बाकायदा लिख कर दे दिया था कि ये चीफ जस्टिस साहब डिसाइड करें कि मुझे इस बेंच में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने डिसाइड कर दिया, उनको निकाल दिया उस बेंच से। बाकी जो बेंच था वो 5 रुकनी बच गया और वो 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। तो अब इस फैसले को इतना कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक हैरानी इस बात की है कि जो बाकी के जो जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह समेत जो बाकी जजेस हैं, वो क्यों इस इलेक्शन के फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतने फैसले सुप्रीम कोर्ट रोजाना करती है, आज भी कोई केस आया होगा सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये जज साहब इकट्ठे बैठे होंगे, तो आज तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई हमारे पास। तो ये ऐसे क्यों है? ये मतलब हमारे जब कोई सियासी केस जाता है तो उसमें कोई ना कोई तनाज़ा बन जाता है। तो ये चीज़ ये ज़ाहिर कर रही है कि सियासी जमातों का इन्फ्लुएंस है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, किसी हद तक है ज़रूर, क्योंकि रोज़ाना कंट्रोवर्सी तो नहीं आ रही है। तो रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हो, रोज़ाना कोई जज इख्तलाफ कर दे, रोज़ाना रिपोर्टिंग हो जाए कि आज फलां जज ने ये कह दिया। हमेशा इन केसेस में क्यों होता है, जो केसेस प्रोमिनेंट होते हैं, जिन पर कौम की नज़रें लगी होती हैं, उन केसेस में जजेस के दरमियान तकसीम हो जाती है। लेकिन इसमें जो वीडियो का आंसर है, जो मरियम नवाज साहबा जो है जो कहते हैं कि मेरे पास सिटिंग जजेस की वीडियोज़ हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ की वीडियोज़ हैं, तो हम उस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या है कि कोई जज ब्लैकमेल ना हो रहा हो। अक्सर जजेस जो हैं वो उनके वीडियो का चक्कर ना हो, कोई वीडियो उनकी रिकॉर्डिंग हो। अभी रिसेंटली मुजाहिर नकवी साहब की ऑडियो रिलीज़ हो गई है, तो क्या पता कल को किसी और जज की वीडियो आ जाए।
تو اس میں تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے پہلے اس کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے کچھ رولز بنائیں، ریگولیشنز بنائیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور ایک باقاعدہ کوئی تنازع نہ ہو. سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی تقسیم ہوگی تو یہ ہمارے ادارے کے لیے خطرہ ہے، ہماری عدلیہ کے لیے خطرہ ہے. تو ناظرین مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.